एडवोकेट बरखा शर्मा आपका डीलर जंक्शन में स्वागत करती हूं और हम कर रहे हैं एपीओ का क्विक रिवीजन करते करते हम पहुंच गए हैं कहां पर, बीएनएसएस पर, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर। इससे पहले हमने भारतीय न्याय संहिता को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि लगभग 13 वीडियो हैं। तो जिन्होंने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है वो जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपना क्विक रिवीजन कर सकते हैं। बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा वीडियो देखने में। आप एक वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एमसीक्यू निकालिए, आपका काम आसान हो जाएगा। इसके बाद आज हम शुरू करेंगे बीएनएस का क्विक रिवीजन। ये वो रिवीजन होगा जिसमें कि हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, यानी बीएनएसएस का वो पोर्शन यहाँ पर हम कवर करेंगे जो कि हमारे एपीओ के प्री के एग्जाम में आ रहा है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा किस चीज़ का, कि वीडियो किस तरीके से आ रहे हैं। जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जल्दी से जल्दी रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक बीएनएस का पुराना वीडियो नहीं देखा है वो देखिए, और आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम बीएनएसएस, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। चलिए बढ़ते हैं इसकी ओर। तो सबसे पहले देखिए क्या बात कर रहा है, चैप्टर नंबर 1 की बात कर रहा है। चैप्टर नंबर 1 की बात करने से पहले देख लीजिए कितने चैप्टर्स हैं। तो जो हमारा बीएनएसएस है उसमें टोटल 39 करके वो है 39 करके हैं चैप्टर्स, और इसके साथ साथ सेक्शन है। सेक्शन कितने हैं? 531। क्या आपको ये पता होनी चाहिए। इसके साथ साथ दे रखी है शेड्यूल। शेड्यूल कितनी दे रखी है? 2 शेड्यूल दे रखी है। क्या पढ़ा अभी हमने? बीएनएसएस। बीएनएसएस का नाम क्या है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। कितने सेक्शन है? 531। कितने चैप्टर है? 39। कितनी शेड्यूल है? 2 शेड्यूल है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 जो है वो बात कर रहा है प्रीलिमिनरी पार्ट की, यानी कि प्रारंभिक भाग की। आज की क्लास में हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे, जिससे कि क्या है, हमको पता चल जाएगा कि आखिर चैप्टर 1 हमको क्या बताना चाहता है, कहाँ से कहाँ तक सेक्शंस कवर कर रहा है। तो चैप्टर नंबर 1 बात करता है प्रारंभिक यानी कि प्रीलिमिनरी पार्ट की। सेक्शन कवर हो जाएंगे 1 से लेके 5 तक, यानी कितने सेक्शन पढ़ने हैं हमको? प्रीलिमिनरी पार्ट में 5 सेक्शन पढ़ने हैं। सबसे पहले वाले सेक्शन पे आने से पहले हम देख लेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि जो बीएनएसएस के बारे में हमको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? इसका नाम है बीएनएसएस, यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ठीक है। अधिनियम की संख्या कौन सी है? 46। अधिनियम की संख्या कौन सी है? 46। क्या हमको ये नंबर पता होने चाहिए? बिल्कुल पता होने चाहिए। अधिनियम संख्या 46 इसलिए लिख रही है कि भाई जो एक्ट पास हुआ था 2023 का, उसमें 46 नंबर पर ये पास हुआ था। ये बोल रहा है राष्ट्रपति की जो सहमति थी वो 25 दिसंबर 2023 को मिली थी। भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया था। ठीक है। ये हमारी बनने की डेट लागू हो गई कि भाई राष्ट्रपति की कंसर्न मिली थी 25 दिसंबर 2023 को, और 1 जुलाई 2024 को क्या हुआ था? ये लागू हुआ था। आप लोगों को स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि 25 दिसंबर 2023 को इसको राष्ट्रपति की सहमति मिली थी, 1 जुलाई 2024 को ये लागू हुआ था। ठीक है। आगे आ जाइए। सेक्शन नंबर 1 क्या बात कर रहा है? संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट बात कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए बीएनएसएस है, 2023 है इसका नाम। सीआरपीसी 1973 जगह पर ये आया है, यानी जो हमारा पहले क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका स्थान किसने ले लिया है? बीएनएसएस ने ले लिया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले लिया है। अब इसके बाद आगे बढ़िए। क्या बोल रहा है? इसका विस्तार कहाँ पर होगा? संपूर्ण भारत पर होगा। पहले कहा जाता था सीआरपीसी के टाइम पर इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पे है, लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद से जेएंडके को शामिल कर लिया गया है, तो सीआरपीसी में भी ये लागू है। लेकिन ये जो एक्ट बना है ये कब बना है? ये 2023 में राष्ट्रपति की सहमति मिली है, 2024 में लागू हुआ है। तो इसके साथ तो क्या हुआ? जेएंडके को साथ के साथ ही लागू कर दिया है, यानी संपूर्ण भारत पर हमारा जो बीएनएसएस है वो लागू होता है। इसकी बात समझ में आई? तो आ जाइए आगे। ये बोल रहा है चैप्टर 9, 11, 12 के जो प्रोविजंस है वो नागालैंड के ऊपर, नागालैंड राज्य और अन्य जनजातीय क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे,
यानी चैप्टर 9, 11 और 12 पर क्या नहीं होंगे, लागू नहीं होंगे। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि चैप्टर 9, 11 और 12 उपबंधों से भिन्न उपबंध, यानी उनसे जो डिफरेंट प्रोविजंस है वो नागालैंड और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होंगे, पर जो राज्य सरकार होती है वो प्रोविजंस लागू कर सकती है। कैसे कर सकती है, राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ऐसा कर सकती है। प्रवर्त कब से हुआ था, 1 जुलाई 2024 से। इसकी बात समझ में आ गई। सेक्शन नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो बात कर रहा है किसकी, परिभाषाओं की। परिभाषाओं की बात कर रहा है, यानी डेफिनेशंस की बात की जा रही है। क्या बोल रहा है, देखो कि परिभाषाएं यानी कि डेफिनेशन बताई गई है हमको सेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन नंबर 2 में कितनी डेफिनेशन है, टोटल 26 डेफिनेशन है। कितनी डेफिनेशन है, 26 डेफिनेशन है। तो आप कैसे याद कर सकते हो, एक ट्रिक भी हो सकती है आपके लिए। अल्फाबेट कितने होते हैं, 26 होते हैं, और यहाँ पर भी वो सारे अल्फाबेट्स को लिया गया है, यानी ए से लेके जेड तक में सारी डेफिनेशंस जो है वो कर रखी है, क्लियर कर रखी है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है डेफिनेशंस का। की तरफ आते हैं तो बताता है शब्दों का वही अर्थ होगा जो संहिता का जो में अर्थ लिया गया है, यानी इस जो संहिता है यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जिन शब्दों का जो अर्थ लिया गया है उसी के अकॉर्डिंग लिया जाएगा, उससे डिफरेंट यानी कि भिन्न नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले आ जाओ ए से क्या है, ऑडियो वीडियो। ए से देखिए क्या है, जब हम याद करेंगे इंग्लिश में डेफिनेशंस तो हमारे लिए हो जाएगी हिंदी कि क्या करेंगे हम, क करके श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम करेंगे तो हमारे लिए याद करना ट्रिकी, लेकिन हमको यहाँ पर क्या करना है, इंग्लिश में याद करनी है, यानी अल्फाबेटिकली डेफिनेशंस को याद करना है जो हमारे लिए रहेगा फायदेमंद। यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए से आ रहा है ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, यानी क्या होता है, जो आपके मोबाइल वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह होती है, ये जो डिवाइसेस वगैरह होती है उनके लिए कह रहा है। श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक क्या क्या होगा, किस चीज के लिए यूज किया जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। आपने कई बार सुनी होगी ये वाली बात कि भाई जो पीड़ित का जो बयान था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया गया। भाई वीडियो वगैरह बनाते हैं ना, यूँ रख के वीडियो वगैरह सामने रख के बना लेते हैं, ये बात कर रहे हैं। इसके बाद बोल रहा है पहचान के आदेशिकों को अभिलेखित करना। इसके बाद तलाशी, अभिग्रहण और साक्ष्य वगैरह लेने के, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का परीक्षण के लिए, अन्य प्रयोजनों के लिए संसूचना या युक्ति क्या होती है, डिवाइस, जैसे कि आपकी पेन ड्राइव वगैरह हो गई, ठीक है, उसके लिए बोल रहा है। फिर बोल रहा है ऐसे अन्य साधन जिन्हें राज्य सरकार उपबंधित करे। किस चीज के लिए उपबंधित करेगी राज्य सरकार, कि भाई उसको ऑडियो वीडियो का साधन घोषित करे। आई बात समझ में। ए से होता है ऑडियो वीडियो, ठीक है, ए से होता है ऑडियो वीडियो, किसके लिए काम आता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए काम आता है, साक्ष्य अन्वेषण वगैरह के साक्ष्य वगैरह करने के लिए, हमने तलाशी वगैरह के लिए कहता है, पहचान वगैरह को अभिलेखित करने के लिए किया जाता है, ठीक है, अन्य प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है, कोई डिवाइस वगैरह का यूज। साथ लिखा गया है जो इलेक्ट्रॉनिक संसूचनाओं का परीक्षण वगैरह होता है, एग्जामिनेशन वगैरह होता है, उनके लिए किया जाता है। या फिर क्या होता है, कोई राज्य सरकार हमको संसूचित दे कि भाई इस मामले के लिए इस डिवाइस का यूज करो तो उसका यूज किया जाएगा। बेसिकली हमको क्या पता होना चाहिए, ए से होता है ऑडियो वीडियो। अब आ जाइए सेकेंड नंबर पर। सेकेंड नंबर पर आता है बी से, क्या आ रही है, बेल। क्या आ रही है, बेल। तो सबसे पहले क्या हुआ, ए से आ गया हमारे ऑडियो वीडियो और बी से आ गई बेल। बेल क्या बोल रही है, किसी अधिकारी या न्यायालय के द्वारा। कौन करेगा बेल भाई, या तो कोई ऑफिसर होगा जिसको की राइट होगा कि वो बेल कर सकता है, या फिर कोर्ट करेगा। अब अधिरोपित कतिपय शर्तों पर, यानी कि कुछ कंडीशंस लगा के किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंध पत्र या जमानत पत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति को छोड़ा जाना अभिप्रेत है। यानी ये बता रहा है बेसिकली कि बेल होती क्या है, तो बेल जो होती है वो कौन जारी करेगा, या तो ऑफिसर जारी करेगा या फिर कौन जारी करेगा, कोर्ट जारी करेगा। कैसे जारी करेगा, शर्तों पर जारी करेगा, यानी कि कुछ कंडीशंस लगाकर उसको बेल ग्रांट की जा सकती है। भाई किसको करेगा, भाई कोई व्यक्ति या तो अपराधी है, या फिर क्या है, संदिग्ध अपराधी है, या ऐसा है कि वो करने वाला है। देखो आप अभियुक्त है या संदिग्ध व्यक्ति है तो उसको कहेगा कि भाई या तो तू बॉन्ड जमा करा दे या बेल बॉन्ड वगैरह जमा करा दे, ठीक है। उसके बाद उसको क्या होगा कि भाई लॉ के अकॉर्डिंग, यानी भाई कहा जाता है ना, भाई तेरे को हम बेल तो दे रहे हैं लेकिन शहर से बाहर मत जाना, और जब तेरे को बुलाया जाए तो तू या तो थाने में हाजिर हो जाना, या फिर तेरे को कोर्ट में बुलाया जाए तो तू कोर्ट में आ जाना।
तो ये सारे प्रोविजंस बोल रहा है वो, ठीक है। आगे बात समझ में। ए से हो गया हमारा क्या, ऑडियो वीडियो। बी से क्या हो गई, बेल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। देखिए अब आता है 2C। 2C क्या बोल रहा है, 2C बोल रहा है हमारे जमानती अपराध के बारे में, यानी कि बेलेबल ऑफेंस के बारे में। क्या बोल रहा है, बेलेबल ऑफेंस के बारे में। सबसे पहले हमने ए से देखा था, फिर बी के 3 पॉइंट है। बी से सबसे पहले क्या था, बेल, फिर आ गया बेल ऑफेंस, बेलेबल ऑफेंस, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा हमारा बेल बॉन्ड, ठीक है, याद करना। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, देखो 2C बोल रहा है हमारे लिए जमानतीय अपराध। क्या होता है जमानतीय अपराध, जो कि प्रथम अनुसूची में जमानतीय के रूप में दिखाया गया हो, अन्य विधि में जमानतीय बनाया गया हो। किसी बात हमको पता होनी चाहिए। बेसिकली सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, 2C बोलता है हमको जमानतीय अपराध यानी कि बेलेबल ऑफेंस के बारे में। कौन सा होता है, जो प्रथम अनुसूची, प्रथम अनुसूची कहाँ पे है, अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि 2 शेड्यूल है। तो जो 2 शेड्यूल है उसमें फर्स्ट है फर्स्ट शेड्यूल, प्रथम अनुसूची। उसमें अगर किसी अपराध को बताया गया है कि भाई ये जमानतीय अपराध है, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी जमानतीय अपराध, ठीक है। और फिर किसी अन्य विधि में, जैसे कि मान लीजिए कोई स्पेशल लॉ है, उसमें बताया गया है कि भाई इस अपराध को जमानतीय माना जाएगा, ऐसे करके लिखा हुआ रहता है ना कई बार, तो उसको भी क्या माना जाएगा, बेलेबल ऑफेंस माना जाएगा। आगे बात समझ में। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाइए, बेल बॉन्ड। प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबद्ध अभिप्रेत है कि भाई मैं आगे से ये काम नहीं करूंगा, तो वो उसका क्या करता है, वचनबद्ध जारी कर देता है कि भाई कोर्ट में जमा करा देता है कि भाई हाँ ठीक है मैं आगे से ये अपराध नहीं करूंगा, या इस तरीके के मामले में मेरी कुछ भी मानी जाएगी, तो प्रतिभूति वगैरह दे के कह देता है। तो बेसिकली हमको क्या याद करना है, ए से ऑडियो वीडियो, बी से सबसे पहले क्या आया था, बेल आ गई थी, उसके बाद क्या आ गया, बेल का ऑफेंस आ गया, लास्ट में क्या आ गया, बेल बॉन्ड आ गया। यहाँ पे आ गया 2D में, 2D बेल बॉन्ड द, ठीक है, याद कर लो। अब आ गया जो फटाफट, ई क्या बोल रहा है, बंध पत्र यानी कि बॉन्ड के बारे में बोल रहा है। वहां पर हमने क्या देखा था, बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड के बाद में आता है ई से क्या बोल रहा है, बॉन्ड। बॉन्ड यानी कि प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए व्यक्तिगत बंधपत्र या वचनबद्ध अभिप्रेत है, व्यक्तिगत बंधपत्र या वचनबद्ध अभिप्रेत है। अगर सीआरपीसी का बेयर एक्ट है उसके नीचे ये अंडरलाइन कर लो या हाईलाइटर से हाईलाइट कर लो, ठीक है। क्या पढ़ना है, बेसिकली हम यहाँ पर वो देख रहे हैं। इसके बाद आ जाओ एफ से क्या हो गया, चार्ज। चार्ज यानी कि आरोप, वही सेक्शन है जो सीआरपीसी का है 2B में, ठीक है। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, तो अभी फिलहाल इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जहां हमको लगेगा कि कनेक्ट कर लेते हैं सीआरपीसी को, वहां पर हम कर लेंगे। एफ से बोल रहा है आरोप। आरोप कौन से होते हैं, देखिए जब डेफिनेशन पूछी जाती है तो ये पूछी जाती है, जब आरोप में एक से अधिक शीर्ष हो तो आरोप का कोई भी शीर्ष, इस तरीके से ये लाइन लिखी हुई रहती है और आपको उसके ऊपर टिक करके आना है। बेसिकली हमारा क्या टारगेट है, एपीओ के प्री को पास करना। जब हम मेन के लिए पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ लेंगे आरोप क्या होते हैं, फिलहाल हमको क्या पास करना है, प्री का एग्जाम। तो क्या बोलेंगे, जैसे ही ये लाइन दिखेगी हमको कि भाई आरोप क्या होता है, तो एक से अधिक शीर्ष हो तो सभी शीर्ष क्या होते हैं, आरोप होते हैं। तो कोई भी शीर्ष होगा वो आरोप होगा, ठीक है। कहाँ पर दे रखा है हमको, एफ में दे रखा है। एफ में क्या दे रखा है, आरोप यानी कि चार्ज, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, जी से आ गया कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, संज्ञेय अपराध होता है। संज्ञेय अपराध क्या होता है, जिसमें कि पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। कैसे कर सकती है, बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब देखिए क्या बोल रहा है, एच से क्या बोल रहा है, परिवार। परिवार जैसे कि परिवार को आप परिवार कर सकते हो, याद करने की ट्रिक हो सकती है, परिवार यानी कि परिवार, ठीक है। परिवार कहाँ पर रहता है, हाउस यानी कि घर पे। हाउस का एच क्या ले लिया, एच। ये आपके लिए ट्रिक हो सकती है, एच से होता है परिवार। परिवार के लिए क्या कहा जाता है, बीएनएसएस के अधीन, यानी कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसके अंदर मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से, यानी कि कोई आगे प्रोसीजर वगैरह चलाने के लिए या तो रिटर्न में होगा या फिर क्या होगा, ओरल होगा, यानी मौखिक या लिखित रूप में होता है, और अभिकथन होता है, चाहे किसी व्यक्ति ने ज्ञात हो या अज्ञात अपराध किया है। क्या मतलब निकला कि भाई अगर बीएनएसएस के अंदर कहा जाता है कि भाई किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है, किसने, भाई उसको पता है, नहीं पता है, हमको नहीं पता कहाँ से किसने अपराध किया है,
लेकिन मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित में कोई अभिकथन कर सकता है। तो कहते हैं कि भाई क्या है कि परिवाद किया गया है। किसको किया जाता है, मजिस्ट्रेट को किया जाता है। आई बात समझ में। तो कहते हैं कि इसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। देखिए इन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ना, ये मैं वो कीवर्ड्स निकाल के लाई हूँ जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार पूरा रीड कर लेंगे, फिर हल्का सा इसका माइनर सा रिवीजन लेंगे, ठीक है। यदि अन्वेषण के बाद किसी असंज्ञ अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई परिवादी मान जाएगी, और जो ऐसा पुलिस अधिकारी होगा वो परिवादी होगा। क्या मतलब निकला, देखिए क्या बोल रहा है कि परिवाद को डिफाइन किया गया है 2H में। किसके अंदर, BNSS के अंदर। कौन करता है, तो कोई चाहे से ज्ञात या अज्ञात व्यक्ति ने अपराध किया है तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, कार्यवाही किए जाने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से क्या करता है, उसको कथन को स्वीकार करता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कहते हैं, पुलिस रिपोर्ट को शामिल नहीं किया जाता। मान लीजिए पुलिस ने कोई अन्वेषण वगैरह किया, संज्ञेय अपराध का कर रहा था और बाद में पता चलता है कि वो असंज्ञेय मामला निकल जाता है, तो जो पुलिस जो हमारा अधिकारी है उसने जो भी किया, मतलब रिपोर्ट वगैरह जारी की, तो वो क्या माना जाएगा, परिवाद माना जाएगा। और जो ऐसा अधिकारी होगा, ऐसा जो पुलिस अधिकारी होगा वो परिवादी माना जाएगा। आई बात समझ में। ये जो पॉइंट है इनको एक एक को कीवर्ड से पढ़ना, कैसे कौन करता है, ज्ञात भी हो सकता है अज्ञात भी हो सकता है, पुलिस अधिकारी कैसे परिवादी बन जाएगा, ये सब आपको पता होने चाहिए। ये है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन यानी कि संसूचना। कौन सी संसूचना, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। कहाँ पे है, आई में। कहाँ पे है, आई में। आई इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, आई इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। क्या बोल रहा है, देखो ये डिवाइस होती है, डिवाइस यानी कि युक्ति, जैसे टेलीफोन हो गया, मोबाइल हो गया, या अन्य बेतार दूरसंचार युक्ति। बेतार का मतलब जिसमें कि तार वगैरह जुड़े होते हैं, ब्लूटूथ वगैरह होते हैं ना, से कनेक्ट होता है, जैसे वाईफाई वगैरह से जुड़ी हुई चीजें होती है, वो बोल रहा है। कंप्यूटर श्रवण दृश्य प्लेयर यानी ऑडियो वीडियो कोई प्लेयर वगैरह हो गए, ऑडियो वीडियो प्लेयर के साथ कोई कैमरा हो गया या कोई अन्य डिवाइस वगैरह हो गई, उनसे कोई संसूचना मिलती है जो केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के द्वारा मौखिक या लिखित संचित सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है। क्या बोला, देखो सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉनिक संसूचना कैसे मिलेगी, ई डिवाइस से मिलेगी। ई डिवाइस क्या होती है, कोई कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, अन्य कोई डिवाइस हो गई जो कि बेतार यानी कि कोई ब्लूटूथ से वाईफाई से जुड़ी हुई चीज हो, कोई कैमरा वगैरह हो गया, या फिर कोई ऑडियो वीडियो प्लेयर वगैरह हो गया, या फिर कोई अन्य डिवाइस हो गई, कोई ई फॉर्म वगैरह हो गया, तो केंद्रीय सरकार ने अधिसूचना के द्वारा उसको विनिर्दिष्ट किया हो, इसके द्वारा मौखिक लिखित सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की, यानी कौन कौन सी संसूचना मिलेगी, जिससे कोई मौखिक मिल सकती है, लिखित मिल सकती है, कोई वीडियो मिल सकता है, कोई चित्र मिल सकता है। तो क्या होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति से किसी युक्ति को, युक्ति का मतलब डिवाइस को, किसी युक्ति से किसी व्यक्ति को भेजा या अंतरित किया जाता है, एक युक्ति डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजा जाता है, ये संसूचना होती है। शॉर्ट में देखिए क्या होता है, ये बोल रहा है कोई ई डिवाइस होती है। ई डिवाइस कौन सी, जो अभी हम पढ़ के आए हैं सारी, या फिर उसको केंद्र सरकार ने रजिस्टर्ड किया है, राजपत्र में जारी किया है। उसमें क्या होता है, या तो कोई मौखिक संसूचना होती है, लिखित संसूचना होती है, कोई क्या फोटो वोटो हो सकती है, कोई वीडियो वगैरह हो सकता है। ये सब चीजें एक व्यक्ति से एक व्यक्ति को ट्रांसफर की जाती है, एक व्यक्ति से किसी डिवाइस को ट्रांसफर की जाती है, किसी डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस को ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। तो ये सब चीजें बोल रही है, तो ये होती है हमारी इलेक्ट्रॉनिक संसूचना, ठीक है। ये लिख रहा है एक युक्ति डिवाइस में किसी युक्ति से किसी व्यक्ति को, यानी कि ये जो युक्ति होती है ना, यानी ये जो डिवाइस होती है, ये किसी व्यक्ति को भी भेजी जा सकती है, ठीक है, ये बोल रहा है। तो ये सब संसूचना क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना होती है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है। कहाँ पर बताया गया है, नया सेक्शन है, पूछा जा सकता है, 2I में बताया गया है, आई इलेक्ट्रॉनिक संसूचना कम्युनिकेशन। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ई से आता है हमारे हाई कोर्ट, यह है CRPC। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं BNSS। तो BNSS का आ गया 2J। क्या बोल रहा है, देखो भाई 2J ये बोल रहा है J हाई कोर्ट। मेनली हाई कोर्ट कहाँ पर है, जयपुर में, जोधपुर में, तो हमारे वाले हैं, ठीक है, राजस्थान वाले। तो हमको क्या करना है, राजस्थान APU का एग्जाम देना है। तो हाई कोर्ट को कैसे याद करेंगे, जयपुर पीठ से याद कर लो, जोधपुर वाले याद कर लो।
तरीके से जे जोधपुर, आई की क्या था इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और जे से हो गया हमारा हाई कोर्ट। देखो क्या बोल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर आता है राज्य का उच्च न्यायालय। भाई कौन से राज्य का, तो हर स्टेट का अपना हाई कोर्ट होता है। जैसे कि हम राजस्थान में रहते हैं तो हमारे पास राजस्थान का हाई कोर्ट, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार राज्य सरकार ने किया है। मान लीजिए जो राजस्थान की जो हाई कोर्ट है इसका विस्तार किसी दूसरे स्टेट में कर लिया जाता है। अभी तो हम जानते हैं गुजरात के पास हाई कोर्ट है, पर मान लो एग्जाम्पल के लिए गुजरात में हाई कोर्ट नहीं होता और क्या करता सरकार इसके शक्ति को विस्तारित कर देता, तो ये दोनों क्या माने जाते, एक ही माने। अन्य हाई कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट से भिन्न दांडिक अपीलीय न्यायालय हो, या फिर कौन से हाई कोर्ट हैं जो अन्य न्यायालय हैं जो कि क्या है सुप्रीम कोर्ट नहीं है, वहां पर क्या होती है दांडिक अपील की जाती है, वो हाई कोर्ट होते हैं। आगे बात समझते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे होता है हाई कोर्ट, बस आपको इतना। अब आ जाती है हमारे केस इंक्वायरी के, इंक्वायरी के मतलब इंक्वायरी, इंक्वायरी मतलब जांच, जांच कौन करता है, देखो विचारण से भिन्न, यानी कि हमारी जो जांच होती है इसमें क्या होता है, ट्रायल इंक्लूड नहीं होती है, विचारण इंक्लूड नहीं होता है। प्रत्येक जांच जो बीएनएसएस के अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा की जाती है। कई बार पूछा जाता है जांच किसके द्वारा की जाती है, तो मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है या कोर्ट के द्वारा की जाती है, ठीक है। बीएनएसएस के अकॉर्डिंग की जाती है, ये भी आपको पता होना चाहिए, पर इसमें ट्रायल इंक्लूड नहीं है, विचारण इंक्लूड नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ आगे, फिर बोल रहा है जेके एल, एल से क्या बोल रहा है, एल इन्वेस्टिगेशन, एल इन्वेस्टिगेशन यानी कि अन्वेषण, अन्वेषण कौन करता है, पुलिस। ये सब कार्यवाहियां जो बीएनएसएस के अधीन किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत हो, यानी कि पुलिस अधिकारी या फिर कोई अदर पर्सन को कि मजिस्ट्रेट ने नियुक्त किया है, किसके लिए, साक्ष्य एकत्र करने के लिए, एविडेंस लेने के लिए। अगर स्पेशल एक्ट के प्रोविजन बीएनएसएस से अलग हैं, असंगत हैं, स्पेशल एक्ट के प्रोविजन प्रभावी होंगे, यानी कि अन्वेषण करने के लिए स्पेशल एक्ट में, स्पेशल एक्ट कौन सा होता है, मान लीजिए SC/ST एक्ट स्पेशल एक्ट है, स्पेशल लोगों पर लागू हो रहा है, पॉक्सो एक्ट है बच्चों पर लागू हो रहा है, उसमें कोई विशेष प्रावधान दे रखे हैं अन्वेषण से रिलेटेड, तो क्या होगा उनके प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे, हमारी बीएनएसएस को शामिल नहीं करेंगे, समझे, क्योंकि बीएनएसएस क्या है, जनरल प्रोविजन है, सब पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे, क्या बोल रहा है, एम से आ गया जुडिशियल प्रोसीडिंग, एम जुडिशियल प्रोसीडिंग, एम यानी माई जुडिशियल प्रोसीडिंग, एम करके अब जुडिशियल प्रोसीडिंग यानी न्यायिक कार्य, इसमें साक्ष्य वैध रूप से शपथ पर लिया जा सकेगा या लिया जाता है, साक्ष्य शपथ पर लिया जाता है वैध रूप से, ठीक है। बेसिकली आपको इसका सेक्शन पता होना, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। के बाद आ जाइए जुडिशियल प्रोसीडिंग के बाद लोकल जुरिस्डिक्शन, जो कि एन में दे रखा है, एन यानी कि जुडिशियल प्रोसीडिंग के बाद लोकल जुरिस्डिक्शन, स्थानीय अधिकारिता यानी कि एलजे, एलजे यानी कि लोकल जुरिस्डिक्शन, जहां न्यायालय या मजिस्ट्रेट अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी का अधिकार क्षेत्र है, बताते हैं ना कि भाई इसका लोकल जुरिस्डिक्शन है, इस क्षेत्र तक सीमित है, ठीक है, तो वो बोल रहा है कि भाई ये जो एरिया है, जैसे कि मान लीजिए कोई कोर्ट बनी हुई है, का विस्तार यहाँ से यहाँ तक है, क्षेत्र पर है, तो ये बोल रहा है इसकी अधिकारिता में, ये लोकल जुरिस्डिक्शन हो गया इसका, ठीक है। इसमें संपूर्ण राज्य या इसका कोई भाग समाविष्ट हो सकेगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट। अब इसका क्षेत्र कौन डिसाइड करता है, राज्य सरकार डिसाइड करती है। कैसे, संसूचना के द्वारा, जो विनिर्दिष्ट संसूचना होती है राजपत्र में जारी की जाती है, उसके द्वारा उसका क्षेत्र घोषित किया जाता है, किसका, लोकल जुरिस्डिक्शन का। ये लोकल जुरिस्डिक्शन कौन यूज करता है, तो हम न्यायालय करता है या मजिस्ट्रेट करता है, जिसमें कि क्या कर सकता है, वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या बोल रहा है, जिसमें और जिसके लिए पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तार करने का प्राधिकार नहीं होता है। क्या बोल रहा है कि भाई इसमें क्या होता है, जो असंज्ञेय अपराध होता है इसमें पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ठीक है, वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकती। इसको किससे कनेक्ट करना पड़ेगा आपको, इसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको 2G से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हम पढ़ के आए थे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है, इन दोनों को साथ में पढ़ना। अब आगे आ जाओ, पीपी से कहता है नोटिफिकेशन,
नोटिफिकेशन, राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना होती है। नोटिफिकेशन कहाँ जारी किया जाता है? राजपत्र यानी कि गजट नोटिफिकेशन बात की जाती है। बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। क्यू, क्यू यानी कहता है ऑफेंस। ऑफेंस क्यों किया गया है? कैसे याद कर सकते हो? क्यू, टू क्यू ऑफेंस, टू क्यू ऑफेंस यानी कि क्यों ऑफेंस क्यों हुआ। तो कैसे बोल रहा है? कार्य या लोग जो प्रवृत्त विधि के द्वारा अपराध बनाया गया है, यानी कि कार्य यानी कि जिसको करना जरूरी है, लोग जिसको कि नहीं किया गया है, किसी विधि ने उसको क्या बनाया गया है? अपराध बताया गया है। ठीक है, और ऐसा कार्य भी शामिल है जिसके संबंध में पशु अत्याचार अधिनियम 1871 के सेक्शन 20 के अधीन कोई परिवाद किया गया है। वाला जो सेक्शन है ना और ये वाला ईयर, यानी सेक्शन और जो ईयर है इनको आप याद कर लेना। 1871 है, सेक्शन नंबर है 20, को भी आप क्या मानेंगे? इसके अंतर्गत इंक्लूड मानेंगे। इसके अंतर्गत अपराध के अंतर्गत क्या होता है? कार्य या लोग जिसको किसी विधि ने दंडनीय बनाया गया है, पनिशेबल बनाया गया है। साथ में पशु अत्याचार अधिनियम, जो हमारा सन कौन सा है इसका? 1871, सेक्शन कौन सा है? 20। ठीक है, इसके अंतर्गत परिवाद किया गया है, तो वो भी इसको। चलिए बात करते हैं सीआरपीसी के 2O की और बीएनएसएस के R की, यानी 2R की। ऑफिसर इंचार्ज, R यानी इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, क्या बोल रहा है? पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कौन होता है? अधिकारी साहब है, इनसे तो नीचे का होगा, और जो कांस्टेबल साहब है इनसे ऊपर का होगा। ये जो व्यक्ति होगा ये क्या कहलाएगा? पुलिस थाने का भारसाधक कहलाएगा, यानी ऑफिसर इंचार्ज कहलाएगा। कब? जब पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अनुपस्थित है बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से। या फिर कौन सा व्यक्ति होता है जिसको राज्य सरकार अधिकृत करे कि भाई आज से आप क्या करोगे? उस पुलिस थाने का क्या करोगे? उस पुलिस थाने का भार संभालोगे। तो वो कौन हो गया? पुलिस का भारसाधक अधिकारी। इसके बाद एस कहता है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है स्थान। स्थान में आता है गृह, तंबू, भवन, यान और जलयान, क्या आता है। इसके बाद आता है टी। टी से आ गई हमारी पुलिस रिपोर्ट। रिपोर्ट कौन सी होती है? जो पुलिस ऑफिसर के द्वारा मजिस्ट्रेट को दी जाती है। मजिस्ट्रेट को कौन से सेक्शन में दी जाती है साहब? तो सेक्शन 193 के क्लोज 3 के अंतर्गत दी जाती है। 193 के क्लोज 3 के अंतर्गत दी जाती है मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट। कौन देता है? पुलिस अधिकारी देता है। कहाँ पर देता है? 2T के अंतर्गत देता है। इसके बाद देखिए यू। यू पुलिस स्टेशन। यू पुलिस स्टेशन क्या बोल रहा है? इसके अंतर्गत आती है चौकी या स्थान जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा साधारणतः या विशेषतः पुलिस थाना घोषित किया गया हो। पुलिस थाना कौन घोषित करता है सर? पुलिस थाना घोषित करता है हमारा राज्य सरकार, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। और इसके लिए इसका कोई लोकल एरिया भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाइए वीपीपी, यानी हमारी बात की जा रही है वीपीपी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या बोल रहा है? लोक अभियोजक कौन होता है? सेक्शन 18 में, जो हम अभी आगे हम पढ़ेंगे, सेक्शन 18 में नियुक्त किया गया व्यक्ति होता है, या वो जो व्यक्ति अपॉइंट होता है उसके निर्देशों के अनुसार जो व्यक्ति काम करता है वो आता है। सर देखिए ऐसे बोल रहा है कि भाई 2V क्या होता है? सीआरपीसी का वही है जो 2W है बीएनएस का। जिले का कोई भी उपखंड, यानी कि सब डिवीजन की बात की जा रही है। सब डिवीजन में शामिल होता है उपखंड। उपखंड किसका होता है? जिले का। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे आ जाओ। एक्स बोल रहा है समन मामला। समन मामला कौन सा होता है? जो वारंट मामला नहीं होता। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसको किसके साथ पढ़ेंगे हम? 2Z के साथ में पढ़ेंगे। 2Z के साथ में पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद आता है WA जो कि सीआरपीसी का है। वो बोल रहा है वाई, यानी विक्टिम की बात। विक्टिम यानी वो बोल रहा है वाई विक्टिम, तुम विक्टिम क्यों हो? क्या बोल रहा है? देखो कि भाई ऐसा व्यक्ति जिसे अभियुक्त के कार्य या लोभ से कोई हानि कारित हुई हो। अभियुक्त के कार्य या लोभ से, यानी कार्य करने से या कार्य नहीं करने से कोई हानि कारित हुई हो, वो विक्टिम होता है। उसके अंतर्गत उसका संरक्षक और विधिक संरक्षक भी शामिल होता है। कई बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको। इसके बाद देखिए वारंट मामला। वारंट मामला कौन सा होता है? अभी हम देख के आए थे 2X के अंतर्गत समन मामला, तो उसको वारंट मामले से कनेक्ट कीजिए। 2 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध से संबंधित है। यानी वारंट मामला कौन सा होता है? जिसमें 2 वर्ष से ज्यादा का कारावास दिया जाता है। इसके बाद आ जाइए 2Y। 2Y क्या बोल रहा है? सीआरपीसी का और हमारे बीएनएसएस का है 1 का क्लोज 2 क्या 2 का क्लोज 2 क्या बोल रहा है? भाई वे शब्द और पद जिनका प्रयोग और परिभाषित नहीं है, मतलब जिनको बीएनएसएस में परिभाषित नहीं है, उनको कहाँ से लेंगे सर? उसके लिए हमको जाना पड़ेगा बीएनएस में और आईटी एक्ट में। आईटी एक्ट हमारे 2000 का है और बीएनएस हमारे 2023 का है। तो जो वर्ड वहाँ पर परिभाषित है उनको हम यूं क्यों उठा लाएंगे और यहाँ पर कवर कर लेंगे।
सेक्शन 3 के अंतर्गत आ जाइए, निर्देशों का अर्थ लगाना। यहाँ पर निर्देशों का अर्थ लगाने से बोल रहा है मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट यानी कि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट में बोला जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, ये बोला जाएगा। ठीक है, इस संहिता से भिन्न मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकने वाले कृत्य कौन कौन से हो सकते हैं? फिर साक्ष्य का मूल्यांकन या छानबीन कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को कौन सा दंड शास्ति वगैरह मिलेगी वो देखा जाएगा, अन्वेषण जांच विचार तक लंबित रहने तक उसको अभिरोध, जो अभिरक्षा वगैरह है उसमें निरोध किस तरीके से रखेंगे वो प्रोविजन बताए गए थे, और जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना है, ये सब चीजें आएगी, एक बार रीड कर लेना। बेसिकली इसका क्या अर्थ होता है, निर्देशों का अर्थ लगाना कहाँ पर बताया गया है, तो सेक्शन नंबर 3 में बताया गया है, ये होना चाहिए। अब कार्यपालक मजिस्ट्रेट कौन से काम करेगा? प्रशासनिक को कार्यपालक काम करेगा। अनुज्ञप्ति यानी कि लाइसेंस वगैरह को देना, निलंबन करना, रद्द करना, ये सब काम करेगा। अभियोजन की मंजूरी या अभियोजन वापस वगैरह लेना, ये सब काम करेगा। इसके साथ साथ क्या बोल रहा है, जो एक के प्रोविजन के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा किए जाएंगे, यानी इसके अकॉर्डिंग भी काम किए जा सकते हैं द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा, अगर उसको राज्य सरकार अधिरोपित। तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि निर्देशों का अर्थ किस तरीके से लगाया जाएगा, एक बार देख लीजिए, रीड कर लीजिएगा एक बार। अब देखो क्या बोल रहा है, सेक्शन नंबर 4 बोल रहा है बीएनएसएस 2023 में अदर लॉज के अकॉर्डिंग अपराधों का विचारण, यानी कि जो अपराधों का ट्रायल किया जाएगा वो बीएनएस 2023 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, इतना पता होना चाहिए। और लास्ट सेक्शन जो सेक्शन नंबर 5 है वो ये बोल रहा है कि जहाँ विशिष्ट स्थानीय विधि में कोई प्रावधान दिए गए हैं उसके अनुसार प्रक्रिया फॉलो की जाएगी। सेक्शन नंबर 5 बोल रहा है कि भाई जहाँ पर हमको लोकल लॉ ने या स्पेशल लॉ ने कोई प्रोविजन दे दिए गए हैं तो हम उनको फॉलो करेंगे, सीआरपीसी के जनरल प्रोविजन को नहीं लेंगे। मान लीजिए हमको SC/ST एक्ट ने कुछ स्पेशल बात बता दी तो हम उसको फॉलो करेंगे, वहाँ पर हम हमारी बीएनएसएस को उठाकर नहीं लेके जाएंगे। अगर वो बोल देता है बीएनएसएस को फॉलो कर लो इस जगह, तो बात अलग है। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास बीएनएसएस की फर्स्ट क्लास आज हमने की है। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज हमने चैप्टर 1 किया है, नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 2 को दंड न्यायालयों के जो वर्ग हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट्स हैं, उसको हम कंप्लीट कर लें। जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, डी लॉ जंक्शन के साथ जुड़े रहना है। पूरा वीडियो देखिए कीजिए जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बीच बीच में छोड़ के स्किप करके देखेंगे तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी अपना कोर्स का रिवीजन करना है। तो जो अभी तक नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ लीजिए और मिलते हैं हम एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।